दोस्तों, द लायन घर जमाई कहानी के आखिरी एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानियां अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि यह कहानी आपको पूरी की पूरी कैसी लगी। आज जितने भी लोग सुनने वाले हैं सभी कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये पूरी कहानी कैसी लगी है। और दोस्तों, कल से हमारी नई कहानी शुरू होने जा रही है। चलिए आज की कहानी को करते हैं शुरू। एक और इंसान चांद अंसारी खामोश परछाई के साथ हॉस्पिटल के चप्पे चप्पे पर अपनी पैनी नजर गड़ाए हुए था। उसने पूरे हॉस्पिटल को एक अभेद्य किले में बदल दिया था ताकि कोई परिंदा भी अभिनव तक ना पहुंच सके। वहीं आंचल कपूर, जिनका मां होने के नाते दिल सबसे ज्यादा छलनी था, वो रोज आईसीयू के कांच के बाहर खड़ी होकर घंटों रोती थी। वो खुद को कोसती थी क्यों उन्होंने अभिनव को पहले नहीं समझा। वो अब सिर्फ अपनी बेटी और दामाद की सलामती की दुआ कर रही थी। आज अभिनव और अनन्या को बेहोश हुए 10वां दिन था। दोपहर में लगभग 3 बज रहे थे और आईसीयू के अंदर अनिका बैठी थी। डॉक्टरों ने परिवार के एक मेंबर को अंदर बैठने की इजाजत दे दी थी, बशर्ते वो पूरी तरह से स्टरलाइज कपड़े पहनकर रहे। और अनिका ने नीले रंग का सर्जिकल गाउन, मास्क और सिर पर कैप पहनी हुई थी। वो अभिनव के बिस्तर के ठीक बगल में एक स्टूल पर बैठी थी। अनिका की आंखें सूजी हुई थी, उसके गालों पर आंसुओं के सूखे निशान थे। वो दुनिया की सबसे बेहतरीन हैकर थी। वो कंप्यूटर के करोड़ों कोडिंग्स को सेकंड में सुलझा सकती थी, लेकिन आज वो इस मेडिकल मॉनिटर पर चलती हुई हरी लाइनों को आगे खुद को दुनिया की सबसे बेबस लड़की महसूस कर रही थी। अनिका का अभिनव के प्रति जो प्यार था वो कभी किसी रिश्ते के नाम का मोहताज ही नहीं रहा। वो जानती थी कि अभिनव सिर्फ अनन्या का है, लेकिन एक दोस्त, एक वफादार साथी के रूप में अभिनव ही अनिका का पूरा वजूद था। अनिका ने बहुत ही धीमी रूंधी हुई आवाज में फुसफुसा कर कहा, तुम बहुत गंदे हो अभिनव। तुमने हमेशा मुझे डांटा है, तुमने हमेशा अपनी मनमानी की, और आज भी तुम अपनी जिद पर अड़े हो। 10 दिन हो गए अभिनव, 10 दिन। अब और कितना इंतजार करवाओगे? तुम्हारा पूरा साम्राज्य तुम्हारे बिना अनाथ हो गया है। उठ जाओ ना पागल, प्लीज। उसकी आवाज ऑक्सीजन मशीन की हिस हिस की आवाज में खुल गई। अनिका के आंसू छलक पड़े और उसने सर्जिकल मास्क पर गिरकर जब्त हो गई। उसने कांपते हुए हाथों से अभिनव को सिरहाने को छुआ और अभिनव का माथा बिल्कुल ठंडा था। आयुष्य में एक दर्म घोटू सन्नाटा था। अनिका ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो मन ही मन भगवान से एक आखिरी हताशा प्रार्थना करने लगी। तभी इस अथाह गहरे और खौफनाक सन्नाटे के बीच एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने वक्त के पहियों को एक ही झटके में रोक दिया। अनिका की आंखें बंद थी, लेकिन उसका ध्यान अभिनव के उस हाथ पर था जो अनन्या ने पकड़ा हुआ था। अचानक बहुत ही हल्का एक माइक्रोस्कोपिक सा कंपन, अभिनव के दाएं हाथ की तर्जनी उंगली में एक हल्की सी हलचल हुई। अनिका का शरीर एकदम से जम गया। उसकी आंखें झटके से खुली। उसने अपनी सांसें रोक ली और उसे लगा शायद ये उसका भ्रम है। शायद थकान और रात की नींद न पूरी होने की वजह से उसकी आंख उसे धोखा दे रही है। अनिका ने बिना पलक झपकाए अपनी सूजी हुई आंखों से अभिनव के उस हाथ को घूरना शुरू किया। उसका दिल इतना जोर से धड़कने लगा कि उसे अपनी ही धड़कन की आवाज कानों में सुनाई देने लगी। अनिका ने मन ही मन गिड़गिड़ा कर कहा, प्लीज, प्लीज भगवान, ये कोई भ्रम ना हो। और फिर भ्रम भी टूट गया और हकीकत सामने आ गई। अभिनव की उंगलियों ने इस बार पहले से ज्यादा जोर से हरकत की। उसकी उंगलियां थोड़ी सी मुड़ी और उसने अपने बगल में लेटी हुई अनन्या के हाथ को एक बहुत ही कमजोर लेकिन साफ महसूस होने वाले दबाव के साथ कस लिया। यह देखते ही अनिका ने धीरे से कहा, अभिनव। अनिका के मुंह से यह कांपती हुई अविश्वास और असीम खुशी से भरी फुसफुसाहट के रूप में निकली। उसने तुरंत अपना ध्यान अभिनव के चेहरे की तरफ किया। अभिनव का चेहरा, जो पिछले 10 दिनों से बेजान पत्थर की तरह शांत था, उसकी मांसपेशियों में एक हल्की सी सिकुड़न आ गई और उसकी घनी और भारी पलकें जो कोमा के अंधेरे में डूबी हुई थी वो धीरे धीरे बहुत ही जद्दोजहद के साथ फड़फड़ाने लगी। ईसीजी मॉनिटर की बीप बीप की रफ्तार अचानक तेज हो गई। अनिका अपनी जगह से उछलकर खड़ी हुई। उसका हाथ सीधे इमरजेंसी कॉलिंग बैन पर गया, लेकिन उसने दबाया ही नहीं। वो इस पल को अपनी आंखों से पूरी तरह देखना चाहती थी। अनिका ने रोकर लेकिन खुशी से चीख कर कहा, अभिनव, तुम मुझे सुन पा रहे हो ना? कोमा के उस भयंकर और सुन कर देने वाले समंदर से बाहर आना कोई आसान काम नहीं था। अभिनव के दिमाग में एक भयंकर शोर गूंज रहा था। उसके शरीर का हर एक अंग, हर एक टूटी हुई पसली, पेट का वो सिला हुआ घाव,
सुइयों की तरह चुभ रहा था, लेकिन उस दर्द से भी बड़ा वो जुनून था जो उसे वापस खींच रहा था। धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे अभिनव की वो पलकें पूरी तरह से खुल गई। हॉस्पिटल की वो तेज सफेद एलईडी ट्यूबलाइट्स की रोशनी उसकी आंखों में एक भयंकर चुभन के साथ उतरी। अभिनव ने दर्द से अपनी आंखें वापस सिकुड़ी और कुछ सेकंड बाद उन्हें दोबारा खोला। उसकी नजरें धुंधली थी। सबसे पहले सफेद छत दिखी, फिर उसे ऑक्सीजन मास्क की वजह से अपनी ही भारी सांसों की आवाज सुनाई दी। उसका दिमाग धीरे धीरे बूट अप हो रहा था। उसे याद आया कि वो खंडर, वो अंकित गुप्ता का कटा हुआ हाथ, वो खून का दलदल और अनन्या का रोता हुआ चेहरा। अभिनव के अवचेतन मन में गवाही देकर उसने कहा, मैं जिंदा हूं। उसने अपनी गर्दन को बहुत ही धीमी गति से दर्द को बर्दाश्त करके बाईं तरफ घुमाया। वहीं नीले सर्जिकल गाउन में लिपटी, आंखों से खुशी के आंसू बहाती अनिका खड़ी थी। अनिका को देखते ही अभिनव की उन खौफनाक और बर्फीली आंखों में एक असीम, गहरी और थकी हुई पहचान की चमक लौट आई। अभिनव ने सूखे ऑक्सीजन मास्क के ढके होठों के पीछे एक बहुत ही हल्की सी, मुश्किल से नजर आने वाली मुस्कान तैर गई। अभिनव के गले में एक बहुत ही धीमी, खुरदरी और लगभग ना सुनाई देने वाली आवाज निकली। उसने कांपती और कमजोर आवाज में कहा, अनिका। ये आवाज सुनते ही अनिका के पैरों तले की जमीन खिसक गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसके 10 दिनों की वो सारी तड़प, वो सारी दहशत एक ही पल में बह गई। वहीं अनिका पागलों की तरह रो रही थी। उसने सिसक कर कहा, तुम वापस आ गए अभिनव, तुम वापस आ गए। वो अभिनव के माथे को चूमना चाहती थी, लेकिन मेडिकल रूल्स की वजह से उसने खुद को रोक लिया। तभी अभिनव ने तुरंत अपनी नजर दाईं तरफ घुमाई। उसकी उंगलियां अभी भी अनन्या के हाथ में फंसी हुई थी। उसने देखा कि अनन्या अभी भी सफेद चादर में शांत सो रही है। उसका सीना धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रहा है और वो सुरक्षित थी। ये देखकर अभिनव की आंखों में एक गहरा सुकून उतर आया। उसने एक बहुत ही लंबी और राहत भरी सांस ली। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी जंग मुकम्मल हो चुकी थी। वही अनेका अब खुद को नहीं रोक पाई। वो एक पागल लड़की की तरह सर्जिकल गाउन पहने ही आईसीयू के बाहर स्लाइडिंग दरवाजे की तरफ दौड़ी। उसने ऑटोमेटिक दरवाजे के सेंसर पर हाथ मारा और दरवाजा खुलते ही अनिका बाहर कॉरिडोर में आ गई। वहीं फरहान जमीन पर लेटा हुआ, मुकेश गुप्ता कुर्सी पर सिर टिकाए, आंचल कपूर हाथ जोड़े खड़ी थी। अनिका ने अपनी पूरी ताकत से खुशी के मारे दहाड़ कर चीख मारी, मुकेश अंकल, फरहान, आंचल आंटी। उसकी आवाज में वो नशा और जिसने पूरे वीआईपी फ्लोर को कंपा दिया। सब लोग एक झटके से उछले जैसे कोई बम फट गया हो। फरहान ने घबराकर मशीन गन उठा ली। तभी आंचल कपूर ने घबराकर पूछा, क्या हुआ अनिका बेटी, क्या हुआ मेरी बच्ची को? आंचल कपूर का दिल बैठ गया। तभी अनिका ने रोकर हंसते हुए हवा में छलांग लगाकर खुशखबरी सुनाई जिसका इंतजार दुनिया का अंडरवर्ल्ड कर रहा था। उसने सबको खुशखबरी देकर कहा, हमारे शेर ने, हमारे लायन अभिनव ने आंखें खोल ली है। उन्हें होश आ गया है, वो जाग गए हैं। ये महज कुछ शब्द थे। ये उन सूखे रेगिस्तानों के साक्षात अमृत की बारिश थी जो पिछले 10 दिनों से मौत का इंतजार कर रहे थे। अनेका की यह बात सुनकर फरहान खान के मुंह से एक अविश्वास कांपती हुई आवाज निकली। उसने चौंक कर कहा, क्या? उसके हाथ से वो भारी मशीन गन क्लैट की आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ी और खूंखार दरिंदा जो मौत की से आंखें मिलाता था, आज वो उसी कॉरिडोर में जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और फूट फूट कर छोटे बच्चे की तरह दहाड़ मार मार कर रोने लगा। फरहान ने जमीन को चूम कर कहा, या अल्लाह, या मेरे परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है। तूने मेरी सुन ली, तूने मेरे भगवान को वापस भेज दिया। वहीं मुकेश गुप्ता जो पिछले 10 दिनों से एक जिंदा लाश बना हुआ था, उनके चश्मे के पीछे से आंसुओं की मोटी धारा बहने लगी। उन्होंने आगे बढ़कर आंचल कपूर को कसकर गले लगा लिया और बोला, हमारा बेटा वापस आ गया बहन जी, हमारा अभिनव लौट आया है। मुकेश गुप्ता बच्चों की तरह रो रहे थे। वहीं आंचल कपूर के हाथ जुड़ गए। वो जमीन पर बैठ गई और भगवान का शुक्रिया अदा करने लगी। उसने भगवान का शुक्रिया अदा करके कहा, मेरा बच्चा, मेरा रक्षक वापस आ गया। चांद अंसारी की उन खामोश और ठंडे निगाहों में आज आंसू चमक रहे थे। उसके होठों पर एक बहुत ही गहरी मुस्कान आ गई थी। तभी मुकेश गुप्ता ने पागलों की तरह चीख कर नर्सिंग स्टेशन की तरफ भागकर चिल्लाकर कहा, डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। पूरे अपोलो हॉस्पिटल के उस फ्लोर पर एक ऐसी खुशी की लहर दौड़ गई थी जो किसी महासंग्राम को जीतने से भी ज्यादा हजार गुना बड़ी थी।
नर्सें, वार्ड बॉयज और ड्यूटी डॉक्टर्स भागकर आईसीयू की तरफ आए। तभी चीफ सर्जन भागता हुआ आया। डॉक्टर ने चिल्लाकर कहा, रास्ता दीजिए, मुझे अंदर जाने दीजिए। डॉक्टर के अंदर जाते ही बाहर खड़े सभी लोग फरहान, मुकेश, आंचल, चांद, अनिका उस भारी कांच की दीवार के पास चिपक गए। वो सब अपनी डबडबाई हुई आंखों से देख रहे थे। अंदर डॉक्टर अभिनव की आंखों में फ्लैशलाइट मार रहा था। अभिनव पल के झपका रहा था। डॉक्टर ने उसका ऑक्सीजन लेवल चेक किया, फिर ऑक्सीजन मास्क को थोड़ा सा हटा दिया। तब अभिनव ने अपनी गर्दन घुमाकर कांच के दीवार की तरफ देखा। वहां बाहर अभी वो सभी वफादार उसका परिवार खड़ा था, जिनके लिए उसने अपना सारा खून जमीन पर बहा दिया था। जब अभिनव ने फरहान को रोते हुए, मुकेश अंकल को हाथ जोड़े और आंचल को खुशी के आंसू बहाते हुए देखा, तो लायन के उस सख्त, फौलादी और खून से सने रहने वाले चेहरे पर बहुत ही असीम, मुकम्मल और दुनिया की सबसे खूबसूरत मुस्कान खिल उठी। उसने बहुत ही कमजोर लेकिन अपने उस चिर परिचित लायन वाले अंदाज में अपना बायां अंगूठा उन सबको दिखाया। यह इशारा ही काफी था। बाहर कांच के पार खड़े उन सभी लोगों ने, यह इशारा इस बात का सबूत था कि अंडरवर्ल्ड का बादशाह, उनका रक्षक, उनका बेटा अब मौत के उन खौफनाक जंजीरों को तोड़कर हमेशा हमेशा के लिए लौट आया है। 15 सालों का वो खूनी सफर, वो साजिशें, वो T1 का खौफ, सब कुछ आज इस मुस्कान के आगे राख हो चुका था। लायन की वापसी सिर्फ एक इंसान की वापसी नहीं, यह एक नए, खौफ रहित और खुशहाल साम्राज्य की वो पहली सुनहरी खुशबू थी, जिसका सूरज अब कभी नहीं डूबने वाला था। अपोलो हॉस्पिटल के उस हाई सिक्योरिटी वीआईपी आईसीयू के अंदर का नजारा अब उस खौफनाक और दम घोटू सन्नाटे से पूरी तरह बाहर आ चुका था। मशीनों की वो पीप पीप कि वो पिछले 10 दिनों की खौफनाक टाइम बम की तरह लग रही थी, आज वो एक मधुर संगीत, एक जिंदगी के तराने जैसा महसूस हो रही थी। लायन मौत के उस अथाह और गहरी बर्फीले समंदर को चीरकर वापस सतह पर आ चुका था। उसकी वो लाल, थकी हुई लेकिन प्रलयंकारी आंखें अब पूरी तरह से खुल चुकी थी। बाहर कांच के दीवार के पास खड़े लोगों का सब्र टूट गया। 10 दिन की वो मानसिक और शारीरिक यातना, वो खौफ कि उनका भगवान उन्हें छोड़कर चला गया, वो सब कुछ अभिनव की उस एक हल्की सी मुस्कान और थम्स अप के इशारे में बह गया। चीफ सर्जन ने बाहर आकर बहुत ही सुकून भरी सांस लेकर कहा, आप लोग अंदर जा सकते हैं, लेकिन कृपया ध्यान रखें, उन पर कोई ज्यादा जोर नहीं पड़ना चाहिए। उनका शरीर अभी भी बहुत कमजोर है, इन्फेक्शन का खतरा अभी टला नहीं है। डॉक्टर की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि आईसीयू का भारी स्लाइडिंग कांच का दरवाजा एक झटके में खुला। सबसे पहले अंदर फरहान गया, वो 7 फुट का दैत्याकार इंसान, जिसकी मशीन गन की तड़तड़ाहट से पूरी दिल्ली का अंडरवर्ल्ड कांपता था। आज वो एक छोटे से बिलखते हुए बच्चे की तरह लड़खड़ाते कदमों के साथ अंदर आ रहा था। उसने कपड़े भी मैले पहने थे और उसकी आंखें सूजकर लाल हो चुकी थी, उसके गालों पर आंसुओं की नदियां बह रही थी। फरहान सीधा अभिनव के बिस्तर के पास गया और जमीन पर घुटनों के बल धम से गिर पड़ा। फरहान ने अपने दोनों कांपते हुए हाथों से अभिनव के उस पट्टियों पर बंधे हुए हाथ को बहुत ही नरमी से छुआ और अपना माथा उस हाथ पर टिकाकर फूट फूट कर दहाड़ मार मार कर रोने लगा। उसने रोकर कहा, लायन, या खुदा तेरा लाख लाख शुक्र है, आपने आंखें खोल ली छोटे मालिक। इन 10 दिनों में मेरी तो रूह जैसे कब्ज हो गई थी। मुझे लगा था कि मैं आपको उस शैतान के पास अकेला भेजकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खता कर बैठा हूँ। अभिनव के चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा, लेकिन उसने बहुत ही कमजोर, फौलादी एहसास के साथ अपनी उंगलियों से फरहान के सिर को सहलाया। अभिनव के गले में एक बहुत ही खुरदरी, सूखी और धीमी आवाज निकली। आवाज कमजोर थी, लेकिन उसमें वो लायन वाली ठसक, अपनापन पूरी तरह से जिंदा था। उसने मुस्कुरा कर कहा, तू रोता हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता फरहान। मैंने मैंने कहा था ना कि मैं लौट कर आऊंगा। उसकी यह बात सुनकर आगे से फरहान ने रोकर कहा, आप तो साक्षात भगवान है लायन। आपने उस शैतान अंकित गुप्ता को उसी के घर में गाड़ दिया। आपने हमारे भाई विक्रम का बदला ले लिया। पूरी दिल्ली आज आपको कदमों में झुकी हुई है। तभी पीछे से मुकेश गुप्ता दा को व्हाइट कॉलर विजार्ड और चांद अंसारी भी बिस्तर के पास आए। मुकेश गुप्ता, जो हमेशा शूट बूट और परफेक्शन में रहते थे, आज उनके बाल बिखरे थे, उनकी दाढ़ी बढ़ गई थी। उन्होंने आगे बढ़कर अभिनव के माथे पर बहुत ही प्यार और एक पिता जैसी ममता के साथ उसे चूम लिया। मुकेश गुप्ता के चश्मे के पीछे से आंसू बह रहे थे। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, तूने 10 सालों का वनवास खत्म किया। तूने विराज भैया की चिता को असल मायने में आज शांति दी है। लेकिन तूने
हमारी जो जान हल्क में अटका दी थी ना, वो तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। 10 दिन अभिनव, 10 दिन तक हमने एक एक सांस मौत के साए में जी है। आगे से अभिनव ने मुस्कुराकर अपनी धीमी आवाज में कहा, मुझे माफ कर दीजिए मुकेश चाचा, लेकिन उस गद्दार का अंत मेरे हाथों ही लिखा था। मैंने मैंने अपना परिवार बचा लिया। और वहां चांद अंसारी, जो खामोश परछाई बिस्तर के पैरों के पास खड़ा था, उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं थे, लेकिन एक ऐसी असीम भक्ति और सुकून था जो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा था। अभिनव ने चांद की तरफ देखा और पलकें झपका कर उन अपनी मंजूरी दे दी। चांद ने भी अपना सिर झुकाकर लायन को सलामी दी। लेकिन कमरे में सबसे ज्यादा रोने और सिसकने की आवाज किसी और की नहीं, बल्कि आंचल कपूर की थी। आंचल कपूर धीरे धीरे कांपते हुए कदमों से अभिनव के बिस्तर के सिरहाने की तरफ गई। जिस इंसान को उन्होंने 3 सालों तक एक भिखारी, एक निकम्मा घर जमाई और एक गुंडा समझा था, जिसे उन्होंने कभी इज्जत ही नहीं दी, जिसके नाम में वो नफरत करती थी, आज वो इंसान उनके लिए किसी फरिश्ते, किसी साक्षात भगवान से कम नहीं था। आंचल कपूर अभिनव के बिस्तर के पास आकर जमीन पर बैठ गई। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, अभिनव, मुझे मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे। मुझे बहुत बड़ी सजा दे दे अभिनव। मैं एक अंधी, मगरूर और जाहिल औरत हूँ। तूने उस शैतान को मारकर हम सबको नई जिंदगी। आंचल कपूर फूट फूट कर रो रही थी। उनकी आवाज में एक ऐसा पश्चाताप, एक ऐसा गिल्ट और शर्मिंदगी थी जो उनके रुतबे को पूरी तरह से चकनाचूर कर रही थी। आंचल कपूर ने अभिनव का हाथ पकड़कर उसे चूम लिया। आंचल कपूर हिचकियां लेकर रो रही थी। उन्होंने सिसक कर आगे कहा, मैंने हमेशा तुझे दुत्कारा, लेकिन तूने कभी पलटकर मुझे जवाब नहीं दिया। आज मैं पूरी दुनिया के सामने ये कहने के लिए तैयार हूं कि अभिनव सिर्फ मेरा दामाद नहीं, वो मेरा सगा बेटा है। वो इस कपूर खानदान का इकलौता वारिस और हमारा रक्षक है। तूने सिर्फ हम पर जो एहसान किया अभिनव, वो मैं 7 जन्मों तक अपनी चमड़ी उधेड़ कर भी नहीं चुका सकती। अभिनव का दिल एक माँ के इन आंसुओं को देखकर पसीज गया। उसके अंदर का वो लायन जो दुश्मनों के लिए काल था, वो अपने परिवार के लिए मोम से भी ज्यादा नर्म था। अभिनव ने बहुत ही मुश्किल से अपना हाथ उठाया, आंचल कपूर के आंसू पोंछने की कोशिश करके कहा, माँ जी, आप रो क्यों रही हैं? आपने आपने मुझे वो दिया है जिसके लिए मैं अपनी 100 जानें दांव पर लगा सकता हूँ। आपने मुझे मेरी अनन्या दी। एक माँ कभी अपने बेटे की कर्जदार नहीं होती। आप बस रोना बंद कर दीजिए। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आंचल कपूर अभिनव की इस दरियादिली और इस बड़प्पन को देखकर ज्यादा भावुक हो गई। उन्हें अभिनव के सिर पर हाथ फेरा और उसे ढेरों दुआएं देने लगी। वही उनके पास खड़ी अनिका भी रो रही थी। उसने अभिनव के कंधे पर हल्का सा मुक्का मारा। अनिका ने हंसकर रोकर एक साथ कहा, तुम सच में एक नंबर के इडियट हो अभिनव। अकेले ही पूरी आर्मी से लड़ने चले गए। हमारी तो कोई जरूरत नहीं थी ना तुम्हें। अगली बार तुमने ऐसा कोई स्टंट किया तो मैं तुम्हारे सारे स्विस बैंक अकाउंट्स हैक करके खाली कर दूंगी, बता रही हूँ। अभिनव अनिका की इस बात पर थोड़ा सा हंसा। कमरे का माहौल एक असीम खुशी, सुकून और एक मुकम्मल जीत के जश्न में डूब गया। लेकिन इस सारी आवाज, इन सारे आंसू और इस जीत के जश्न के बीच अभिनव का ध्यान, उसका दिल दाईं तरफ था। उसके ठीक बगल में उस दूसरे बिस्तर पर जहां उसकी दुनिया, उसकी जान, उसकी शेरनी अनन्या लेटी हुई थी। सब लोग हंस रहे थे, रो रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन अभिनव के कानों में सिर्फ अनन्या के उस हार्ट मॉनिटर की धीमी बीप बीप की आवाज आ रही थी। अभिनव ने अपनी गर्दन को बहुत ही तकलीफ के साथ दाईं तरफ मोड़ा। अनन्या का चेहरा अभी भी बर्फ की तरह सफेद और पीला था। उसके होठों पर वो हल्की सी गुलाबी रंगत लौट आई थी, लेकिन उसकी आंखें अभी पूरी तरह से बंद थी। उसके सीने का उठना गिरना बहुत ही धीमा था। उसके चेहरे पर एक ऑक्सीजन मास्क लगा था, जिसके अंदर हर सांस के साथ एक हल्की सी धुंध बन रही थी। अभिनव का बायां हाथ भी अनन्या के दाएं हाथ को कसकर पकड़े हुए था। उसने अपनी उंगलियों से अनन्या की ठंडी उंगलियों को सहलाया और अभिनव ने अपने मन ही मन एक बहुत ही गहरी तड़प के साथ कहा, मैं आ गया हूं अनन्या। मैंने मौत को हरा दिया। मैंने उस अंकित को खत्म कर दिया। अब कोई खतरा नहीं है मेरी जान। सब सुरक्षित है। लेकिन तुम क्यों अभी तक सो रही हो? तुमने बिना मेरी ये जीत, तो ये मेरी सांसें कब? सब कुछ अधूरा है। अभिनव की उन लाल थकी हुई आंखों में एक बहुत ही गहरा दर्द और डर उभर आया था। उसने देखा कि अनन्या के शरीर में अभी भी खून चढ़ाने वाले ड्रिप्स लगी हैं। उसकी दाई जांग गोली पर
लगी थी जहां उन पर भारी सर्जिकल पट्टियां बंधी है। अभिनव ने अपनी नजरें हटाई और सामने खड़े चीफ सर्जन की तरफ देखा। कमरे में मौजूद बाकी लोग अभिनव के चेहरे पर बदलते हुए भावों को देखकर अचानक शांत हो गए कि लायन की असली दुनिया अभी भी मौत की नींद में सो रही है। अभिनव की आवाज और ज्यादा तेज, गंभीर और उस चरित्र लायन वाले हुक्म के तब्दील हो चुकी थी। उसने थोड़ा सा जोर से चिल्लाकर कहा, डॉक्टर। डॉक्टर ने आगे बढ़कर बहुत ही अदब से कहा, जी सर। तभी अभिनव ने अनन्या की तरफ इशारा करके पूछा, मेरी पत्नी, उसका ऑपरेशन तो मेरे साथ ही हुआ था। मैंने आंखें खोल ली, फिर अनन्या अभी तक बेहोश क्यों है? उसके शरीर में एक अजीब सा भारीपन क्यों है? कमरे में एकदम घोटू सन्नाटा छा गया। आंचल कपूर ने अपने दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया और फिर सिसकने लगी। फरहान और मुकेश गुप्ता ने अपनी नजरें जमीन पर झुका ली। अभिनव ने जब ये सबकी खामोशी और झुकी हुई नजरें देखी तो उसके दिल में एक खौफनाक और बर्फ जैसा ठंडा खंजर उतर गया। अभिनव की आवाज में अब एक हल्की सी घबराहट और गुस्सा छलकने लगा। उसने घबरा कर कहा, मुकेश अंकल, क्या बात है? आप लोग खामोश क्यों हैं? डॉक्टर, मैंने तुमसे कुछ पूछा है। मेरे नन्ना को होश क्यों नहीं आ रहा? तभी चीफ सर्जन ने एक बहुत ही भारी सांस ली और अभिनव के बिस्तर के बिल्कुल पास आ गए। डॉक्टर ने बात को संभाल कर प्रोफेशनल तरीके से शुरू करके कहा, अभिनव सर, कृपया आप घबराइए मत। अपनी धड़कन को सामान्य रखिए। अनन्या मैम खतरे से पूरी तरह बाहर है। हमने उनकी जांघ से वो गोली निकाल दी। उनका वो भयंकर खून बहा था, उसने भी हम अनब्रोकन के लड़कों द्वारा फ्रेश बी पॉजिटिव खून पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया गया है। उनके सभी वाइटल्स स्टेबल हैं। अभिनव ने अपनी ऑक्सीजन मास्क को एक तरफ हटाकर दर्द से दांत पीस कर पूछा, तो फिर वो जाग क्यों नहीं रही डॉक्टर? वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? डॉक्टर ने एक बहुत ही गंभीर मेडिकल हकीकत बयां करके कहा, सर, विज्ञान और इंसानी शरीर काम करने का तरीका अलग है। आपके और अनन्या मैम के केस में फर्क है। आपका शरीर सालों से गोली, चोट, मार्शल आर्ट, दर्द से सहने के लिए ट्रेंड हो चुका है। आपके दिमाग की पेन टॉलरेंस एक आम इंसान से हजारों गुना ज्यादा है। इसलिए इतने भयानक घाव और खून बहने के बावजूद आपकी विल पावर ने आपको कोमा से बाहर खींच लिया। ये कहते हुए डॉक्टर ने अनन्या की तरफ देखकर एक बहुत ही गहरी सांस छोड़ी और डॉक्टर ने आगे कहा, लेकिन अनन्या मैम का शरीर ऐसा नहीं है। वो एक बहुत ही सुरक्षित और लग्जरी माहौल में पड़ी बड़ी। उनके शरीर ने कभी ऐसा कोई ट्रॉमा, ऐसा कोई खून खराबा, ऐसा कोई भयानक दर्द नहीं झेला। जब उन्हें वो गोली लगी थी तो गोली की ताकत से तुरंत मैसिव ब्लड लॉस और उनके दिमाग में एक भयंकर शोक हो गया था। अभिनव की आंखें फटी रह गई। वो हर एक शब्द को अपने दिल पर पत्थर की तरह गिरते हुए महसूस कर रहा था। तभी डॉक्टर ने समझा कर कहा, इंसानी दिमाग बहुत ही रहस्यमय होता है अभिनव सर। जब शरीर को इतना भयंकर दर्द, मानसिक ट्रॉमा मिलता है तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो दिमाग शरीर को सुरक्षित रखने के लिए खुद को एक डीप शटडाउन मोड और सुरक्षात्मक कोमा में डाल देता है। ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है। अभिनव की आवाज एक कांपती हुई फुसफुसाहट में बदल गई। उसने फुसफुसा कर कहा, मतलब वो कोमा में है? उसके ऊपर लैंकारी ताकत और अंडरवर्ल्ड की बादशाहत, सब कुछ एक शब्द के आगे चकनाचूर हो गई। आगे से डॉक्टर ने उसको मेडिकल भाषा में समझा कर कहा, मेडिकल ही हम इसे प्रोलॉन्ग्ड अनकॉन्शियसनेस कहते हैं। उनका शरीर अंदर ही अंदर रिकवर कर रहा है। उनके घाव भर रहे हैं, लेकिन उनका दिमाग अभी भी खौफ, दर्द और शोक से बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। अभिनव के सुनते ही हाथ कांपने लगे। उसने अनन्या के हाथ को और जोर से कस लिया। अभिनव ने अपनी उन नम आंख और बेबस के साथ डॉक्टर की तरफ देखकर पूछा, तो वो कब उठेगी डॉक्टर? उसे कितना वक्त लगेगा? 1 दिन, 2 दिन? आप उसे कोई दवा दीजिए, कोई इंजेक्शन लगाइए। मैं अपना पूरा एम्पायर बेच दूंगा। आप दुनिया के सबसे बेहतरीन सर्जन को अमेरिका से बुला लीजिए। बस मेरी पत्नी की आंखें खुलवा दीजिए। दुनिया का सबसे खौफनाक डॉन आज एक लाचार पति की तरह सफेद कोट वाले इंसान से अपनी दुनिया की भीख मांग रहा था। डॉक्टर ने बहुत ही बेबसी और दुख के साथ नाम में सिर हिला दिया। आगे से डॉक्टर ने बहुत ही लाचारी भरे लहजे में कहा, मुझे माफ कर दीजिए सर। दवाइयां सिर्फ शरीर के घाव भर सकती हैं। दिमाग के शोक को ठीक करने के लिए कोई दवा इस दुनिया में नहीं बनी। ये कोई बीमारी नहीं है जिसे मैं सर्जरी से काट निकालूं। डॉक्टर ने अभिनव की आंखों में सीधा देखकर वो सबसे कड़वा और खौफनाक सच बोला, जिसने पूरे कमरे के माहौल को एक बर्फ जैसे पहाड़ के अंदर ठंडा कर दिया।
डॉक्टर ने अभिनव की तरफ देखकर कहा। मैं आपको कोई झूठे से तसल्ली नहीं दे सकता अभिनव सर। अनन्या मैम को कब होश आएगा इसके बारे में दुनिया का कोई डॉक्टर कोई मशीन नहीं बता सकती। ये पूरी तरह से उनके दिमाग और उनकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। डॉक्टर थोड़ा सा पीछे हटे और उन्हें गहरी सांस लेकर आखिरी वाक्य कहा। वह शाम को भी उठ सकती है, 2 दिन बाद भी आंखें खोल सकती है, 10 दिन भी, शायद शायद उन्हें महीने लग जाए। ये कहते हुए डॉक्टर की आवाज थोड़ी धीमी हो गई। वहीं डॉक्टर के ये शब्द अभिनव के कानों में किसी न्यूक्लियर बम की तरह फटे। महीनों उसकी अनन्या, उसकी चुलबुली, जिद्दी, मगरूर लेकिन बेइंतहा प्यार करने वाली शेरनी महीनों तक इसी तरह सफेद चादर में लिपटी मशीनों के सहारे एक जिंदा लाश की तरह लेटी रहेगी। आईसीयू में एकदम घोटू और रूह को चीर देने वाला सन्नाटा छा गया। वहीं आंचल कपूर जमीन पर बैठकर बिलक बिलक कर रोने लगी। फरहान खान ने गुस्से और बेबसी में अपना माथा दीवार पर दे मारा। अभिनव ने कुछ नहीं कहा, कोई चीख पुकार नहीं, और उसने डॉक्टर पर गुस्सा भी नहीं किया। उसकी आंखों में आंसुओं की 2 बहुत मोटी, गर्म, भारी बूंदें छलक कर उसके पीले पड़ चुके गालों पर पड़ गई। ओलायन, जिसने 10 सालों में अपने माता पिता की मौत पर, अपने शरीर के कटने पर, अपनी हड्डियों के टूटने पर एक आंसू नहीं बहाया, आज वो अपनी पत्नी के उस शांत चेहरे को देखकर फूट फूट कर खामोशी में रो रहा था। अभिनव ने अपनी गर्दन को पूरी ताकत दर्द के साथ अनन्या की तरफ मोड़ा। उसने अपने उस कांपते हुए, पट्टियों से बंधे हुए हाथ को धीरे धीरे ऊपर उठाया और अनन्या के उस ठंडे सफेद पड़े गाल को बहुत ही कोमलता के साथ छुआ। अभिनव रोते हुए एक बहुत ही दर्द भरी और फीकी मुस्कान के साथ उससे बात करने लगा, जैसे वो दोनों उस कमरे में अकेले हो। और उसने रोकर कहा, तुम बहुत चालाक हो अनन्या। तुमने तुमने मुझे उस फार्म हाउस में मौत के मुंह से खींचने के लिए मुझे आवाज दी थी ना, और जब मुझे गोली लगी थी, जब मेरा खून बह रहा था, तुमने मुझे रुकने नहीं दिया। और अब जब मेरी बारी है तो तुम खुद आंख मूंद कर बैठ गई हो। अभिनव ने अपना सिर अनन्या के बिस्तर की तरफ थोड़ा सा झुका लिया और कहा, ये ये चीटिंग है मेरी जान। तुम तुम मुझे इस तरह इस मुकम्मल दुनिया में इस जीत के बाद अकेला कैसे छोड़ सकती हो। मैं इस बादशाहत का, इन अरबों रुपए का क्या करूंगा अगर मेरे साथ इस तख्त पर बैठने वाली मेरी रानी ही सोती रहेगी। अभिनव की आंखों में आंसू आने लगे थे। कमरे में खड़े हर इंसान का दिल यह नजारा देखकर छलनी हो रहा था। अनिका अपना मुंह दबाकर रो रही थी ताकि उसकी सिसकियों की आवाज से अभिनव की बात न कटे। अभिनव ने अनन्या के हाथ को अपने होठों से लगा लिया और उसे एक बहुत ही लंबा, गहरा और जज्बाती चुंबन दिया। अभिनव ने बिना मुड़े उसी खामोश और दर्द भरी आवाज में कहा, डॉक्टर। डॉक्टर ने आंसू पोंछकर कहा, जी सर। अभिनव ने कहा, मेरी पत्नी का सबसे बेहतरीन ख्याल रखा जाना चाहिए, उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। और अभिनव ने अपनी गर्दन घुमाकर डॉक्टर मुकेश अंकल फरहान की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब रोना नहीं था, बल्कि एक ऐसा दृढ़ संकल्प, एक ऐसी अमर प्रतिज्ञा थी जिसे भगवान भी नहीं तोड़ सकता। अभिनव की आवाज में एक बार फिर वो खौफनाक और लायन वाली ठसक लौट आई। उसने मुस्कुराकर कहा, और और जब तक मेरी अनन्या की आंखें नहीं खोल दी थी, तब तक मैं हॉस्पिटल के इस कमरे, इस बिस्तर पर एक कदम भी बाहर नहीं रखूंगा। चाहे वो आज उठे, 10 दिन में उठे, 10 साल बाद उठे, लायन का पूरा साम्राज्य अब इसी ही कमरे में चलेगा। मैं अपनी रोशनी को उस अंधेरे में अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक उसकी सांसें मेरी सांसों से टकरा कर मुझे आई लव यू ना कह दे। ये वो प्रतिज्ञा थी जो किसी भी अंडरवर्ल्ड के खौफ, किसी भी बंदूक और किसी भी पैसे से कई गुना ज्यादा थी। फरहान ने तुरंत अपना सिर झुकाकर कहा, आपका हर हुक्म सर, आंखों पर है लायन। मैं आज ही पूरा लायन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज अंडरवर्ल्ड का सारा सिस्टम इसी हॉस्पिटल के बाहर शिफ्ट कर दूंगा। जब तक भाभी जी नहीं उठेंगी, पूरी दिल्ली इसी हॉस्पिटल के बाहर सजदे में बैठी रहेगी। मुकेश गुप्ता ने सहमति में सिर हिलाया। वो समझ गए कि अब इब्राहिम कोई को उसको नहीं डिगा सकता। सब लोग धीरे धीरे, बहुत ही खामोशी, सम्मान के साथ उस आईसीयू से बाहर निकल गए। वो जानते थे कि लायन और उसकी शेरनी को अब एक दूसरे के प्यार और एक दूसरे के वक्त की जरूरत है। और तभी कमरे के भारी स्लाइडिंग दरवाजे बंद हो गए। अंदर मशीनों की बेप बीप गूंजने लगी। अभिनव ने अपनी आंखें बंद की, अपना शरीर अनन्या के बिल्कुल करीब खिसका लिया, जितना वो पट्टियों और ड्रिप्स के बीच खिसका सकता था। उसने अनन्या के हाथ को अपने सीने पर अपने दिल के पास रखा
ताकि अनन्या की बेसुध उंगलियां उसकी धड़कन को महसूस करे। अभिनव ने मन ही मन कहा, मैं इंतजार करूंगा मेरी जान, चाहे मुझे अपनी पूरी जिंदगी इस सफेद बिस्तर पर गुजारनी पड़े, मैं तुम्हारे लिए यहीं मौजूद रहूंगा। मौत ने हमें अलग करने की कोशिश की थी, लेकिन अब वो मौत भी हार चुकी है। अब ये सिर्फ वक्त है, और ये वक्त भी हमारी इस मोहब्बत के आगे एक घुटने टेक देगा। खामोशी का वो महासागर जिसमें अनन्या डूब गई थी, अब अभिनव की सांसें और उस अमर प्यार से रोशन होने लगा था। जंग के हथियार अब शांत हो चुके थे, बंदूक की आवाजें हमेशा के लिए खामोश हो गई थी। अब शुरू हुआ था एक सबसे लंबा, खामोश, लेकिन दुनिया का सबसे खूबसूरत और पवित्र इंतजार। एक ऐसा इंतजार जहां लायन को अब किसी दुश्मन को नहीं मारना था, बल्कि अपने प्यार, अपने जज्बात और अपनी धड़कनों के दम पर अपनी उस सोती हुई शेरनी को मौत के मुंह से वादियों में वापस खींच कर लाना था। अपोलो हॉस्पिटल के उस हाई सिक्योरिटी वीआईपी आईसीयू के भीतर वक्त ने जैसे अपनी रफ्तार धीमी कर ली। बाहर की दुनिया अपनी उसी आपाधापी पे मगन थी। दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक दौड़ रहा था। लायन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के शेयर आसमान छू रहे थे। अंडरवर्ल्ड में लायन के उस खौफनाक की कहानियां किसी खौफनाक किंवदंती की तरह सुनाई जा रही थी। लेकिन उस कांच के दरवाजे के कमरे के अंदर दुनिया के सबसे खौफनाक और खूंखार ताकतवर इंसान की पूरी कायनात सिर्फ एक ही चीज पर सिमट कर रह गई, अनन्या की वो बंद आंखें। अभिनव के होश में आने के बाद उसे एक पल भी ऐसा लग रहा था जैसे पूरे 4 दिन बीत गए। इन 4 दिनों में आईसीयू का वो कमरा किसी तपस्या के मंदिर में बदल चुका था। अभिनव ने अपनी वो खौफनाक कसम पूरी तरह से निभाई थी। उसने पिछले 96 घंटे के उस बिस्तर पर उस कमरे से एक कदम भी बाहर नहीं रखा। यहाँ तक कि उसने अपना चेहरा धोने, कपड़े बदलने के लिए भी कमरा नहीं छोड़ा। डॉक्टर ने अभिनव के शरीर के कुछ ड्रिप्स हटा दी, ताकि उसकी रिकवरी बहुत तेजी से हो रही है। उसका सुपर ह्यूमन शरीर उसके घावों को भर रहा था, लेकिन अभिनव का दिमाग सिर्फ और सिर्फ अनन्या के इर्द गिर्द घूम रहा था। वो पूरा दिन, पूरी रात बिना पलक झपकाए बस अपनी करवट अनन्या की तरफ की उसके शांत और पीले पड़ चुके चेहरे को एकटक घूरता रहता था। उसकी उंगलियां अनन्या के दाएं हाथ की उंगलियों में फंसी रहती थी। वो हर 5 मिनट में अनन्या की नब्ज चेक करता था। वो हार्ट मॉनिटर हाँ और चलती हुई हरी लाइनों को ऐसे घूरता जैसे कोई दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। बाहर कांच के पार फरहान खान और अनिका दिन रात पहरा दे रहे थे। फरहान ने कांच के पार अभिनव को देख अपने भारी और रूंधी आवाज में कहा, छोटे मालिक ने कल रात भी कुछ नहीं खाया निका। डॉक्टर कह रहे हैं कि उनके शरीर को ताकत की जरूरत है, लेकिन वो तो जैसे अपनी भूख प्यास सब भुला चुके हैं। वो बस अनन्या मैडम को देख रहे हैं। वहीं अनिका की आंखों में भी खामोशी थी और उसने रो कर कहा, उन्हें कोई समझ नहीं सकता फरहान। जब तक अनन्या आंखें नहीं खोलेगी, अभिनव के लिए इस दुनिया की हर चीज मिट्टी के बराबर है। उसने अपना दिल उस बिस्तर पर गिरवी रख दिया है। इन 4 दिनों में जब रात के अंधेरे में पूरा हॉस्पिटल सो जाता, तब अभिनव उस खामोशी में अपनी शेरनी से बातें करता। अभिनव रात के 2 बजे बहुत ही धीमी और रूंधी हुई आवाज में अनन्या के कानों में पास फुसफुसा कर कहता, तुम्हें पता है अनन्या, जब तुमने पहली बार मुझे कपूर मेंशन के उस छोटे से सर्वेंट क्वार्टर में देखा था, तो तुमने मुझे कितनी गालियां दी थी। तुमने कहा था कि मैं आवारा, जंगली, जाहिल गुंडा हूँ। तुमने मुझ पर पानी भी फेंका था। अभिनव के होठों पर एक बहुत ही फीकी, दर्द भरी प्यारी मुस्कान आ जाती। अभिनव के आंसू छलक कर तकिए पर गिर जाते। उसने रोकर कहा, मैं सच में एक जंगली जानवर ही था अनन्या। मुझे सिर्फ खून, बारूद, मौत की बदबू आती थी। लेकिन फिर तुम आई। तुमने अपनी उस नफरत के पीछे छिपे हुए प्यार से मेरी उस आग को बुझा दिया। तुमने मुझे इंसान बना दिया। और जब तुमने इस ऑक्शन हाउस में मेरे लिए गोली खाई थी, उसी दिन मैंने तय कर लिया कि ये लाइन अब सिर्फ तुम्हारे लिए जिएगा। अभिनव ने अपनी उंगलियों से अन्या के माथे पर आए बालों को हटाकर आगे कहा, तो अब जब अपनी दुनिया के सारे दुश्मनों को मैं खत्म कर चुका हूँ, जब मैंने वो सब हासिल कर लिया जो तुमने मुझसे मांगा था, तो तुम इस तरह मुझे सजा क्यों दे रही हो? उठ जाओ ना मेरी जान। मुझसे अब ये खामोशी बर्दाश्त नहीं हो रही है।
मेरा दम घुट रहा है तुम्हारे बिना। मुझे तुम्हारी वो जिद, वो नखरे, वो डांट सुननी है। मुझे मेरी शेरनी वापस चाहिए। अभिनव अपना माथा अनन्या के माथे पर रखकर घंटों तक वैसे ही रोता रहा। एक ऐसा इंसान जिसने 15 साल तक दुनिया को रुलाया, आज वो आग के छोटे से एक बच्चे की तरह बेबस और कमजोर हो चुका था। और फिर वो चौथा दिन आ गया। ये कोई आम सुबह नहीं थी। बीती रात दिल्ली में बहुत तेज बारिश हुई, जिससे आसमान बिल्कुल साफ और शीशे की तरह नीला हो गया। सुबह के 9 बज गए थे और खिड़की के ब्लाइंड्स और खिड़की के बीच के सूरज की बहुत ही खूबसूरत सुनहरी और ताज़ा की किरण हमेशा की तरह सीधे छनकर अंदर आई। वो किरण सीधे अनन्या के सफ़ेद और शांत चेहरे पर पड़ी, जिससे उसका चेहरा किसी फरिश्ते की तरह चमक रहा था। कमरे में सिर्फ हार्ट मॉनिटर के स्थिर बीप बीप की आवाज़ और वेंटिलेटर की हिस हिस की आवाज़ थी। अभिनव पूरी तरह से नहीं सोया था। उसकी आंखें लाल थी। वो अपनी करवट अनन्या के लिए और अपने उसको हाथ में जकड़े हुए एकटक बिना पलक झपकाए उसके चेहरे को देख रहा था। तभी उस सुनहरी धूप और खामोशी के बीच ऐसा चमत्कार हुआ जिसने कायनात की हर धड़कन को एक पल के लिए रोक दिया। अभिनव जो टकटकी लगाए अनन्या को देख रहा था, उसकी नजरें अचानक अनन्या की बंद पलकों पर जाकर अटक गई। अनन्या की घनी पलकें, जो पिछले 14 दिन ऑपरेशन के बाद एक बेजान पत्थर की तरह स्थिर थी, उनमें अचानक एक बहुत ही सूक्ष्म, एक बहुत ही हल्का सा कंपन हुआ। अभिनव का दिल एक झटके में ऐसे रुका जैसे किसी ने उसकी सांसें खींच ली हो। उसका पूरा शरीर तन गया। अन्य वो अपनी जगह पर से ऊपर उठा और उसने अपनी सांसें रोक ली। उसे लगा कि शायद वो कोई सपना देख रहा है या उसकी नींद ना पूरी होने के कारण आंखों का ये धोखा है। लेकिन नहीं, वो कोई धोखा नहीं था। अगले ही सेकंड अभिनव के बाएं हाथ में, जिसमें उसने अनन्या का हाथ पकड़ा हुआ था, उसे एक बहुत ही कमजोर लेकिन बिल्कुल स्पष्ट हरकत महसूस हुई। अनन्या की तर्जनी उंगली ने बहुत ही धीरे धीरे अभिनव की हथेली को छुआ और फिर बाकी उंगलियों से अभिनव के हाथ को एक बहुत ही कमजोर दबाव के साथ कसने की कोशिश की। तभी अभिनव ने कांप कर कहा, अनन्या। अभिनव के होठों पर एक नाम बेकरारी, अविश्वास और कांपती हुई फुसफुसाहट के साथ निकला, जैसे किसी ने मरते हुए इंसान को अचानक अमृत पिला दिया हो। अभिनव का चेहरा अनन्या के चेहरे पर बिल्कुल करीब चला गया। वो अपनी सांसें रोके हुए पागलों की तरह उसकी उसकी पलकों को घूर रहा था। उसने धीरे से कहा, अनन्या, तुम तुम सुन पा रही हो मुझे? अभिनव की आंखों में उसी सेकंड आंसू झरझर कर बहने लगे। और फिर उस कमरे के खामोश माहौल में प्यार ने मौत को हमेशा के लिए मात दे दी। अनन्या के चेहरे की मांसपेशियों में एक हल्की सी सिकुड़न आ गई। दर्द और बेहोशी के उस भारी समंदर से बाहर आने की भयंकर जद्दोजहद उसके चेहरे पर साफ नजर आने लगी। उसने एक बहुत ही गहरी सांस ली, जिससे ऑक्सीजन मास्क के अंदर एक धुंध बन गई और उसने बहुत ही धीरे धीरे, जैसे किसी बहुत पुराने और भारी दरवाजे को खोला जा रहा हो। अनन्या की वो खूबसूरत भूरी और गहरी आंखें पूरी तरह से खुल गई। हॉस्पिटल की उस सफेद रोशनी और सूरज की उस सुनहरी किरण ने उसकी आंखों में चुभन पैदा कर दी। उसने तुरंत अपना चेहरा दोबारा से सिकुड़ा लिया, लेकिन फिर उसने अपनी पलकों को झपकाया और दूसरी बार अपनी आंखें खोली। कोमा के बाहर आने के बाद इंसान का दिमाग कुछ पल के लिए पूरी तरह से खाली और धुंधला होता है। अनन्या की नजरें शुरुआत में छत की तरफ थी। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि वो कहाँ है और उसे क्या हुआ है। लेकिन फिर उसने अपनी गर्दन को बहुत ही तकलीफ और धीमी गति से बाईं तरफ मोड़ा और वहां उसके चेहरे से महज कुछ इंच की दूरी पर वो चेहरा था जिसे ढूंढने के लिए उसकी रूह मौत के मुहाने पर वापस लौट आई थी। अभिनव का वो लाल आंखों वाला, आंसुओं से भीगा हुआ, थका हुआ, लेकिन दुनिया का सबसे खूबसूरत चेहरा। जैसे ही अनन्या की आंखों ने अभिनव की आंखों में देखा, उसका वो सारा कंफ्यूजन, वो सारी धुंध, वो सारा डर एक झटके में गायब हो गया। अनन्या की वो थकी हुई, सूजी हुई आंखों में भी अचानक आंसुओं का एक सैलाब आ गया। उसने अभिनव को जिन अपने बिल्कुल करीब अपने उंगलियों को थामते हुए देखा, तो उसकी वो खौफनाक यादें, फार्म हाउस के अभिनव को खून से लथपथ देखना, एक झूठ सपने की तरह टूट गया। ऑक्सीजन मास्क के पीछे अनन्या के उन सूखे और पीले
पड़े होठों पर एक बहुत ही मुकम्मल सुकून भरी और बेइंतहा प्यार से लबालब मुस्कान खिल उठी। उसने कांपते हुए आवाज में धीरे से कहा, अभिनव। अनन्या के गले में एक बहुत ही दबी हुई खुरदरी और मुश्किल से सुनाई देने वाली आवाज निकली। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये उस खौफनाक सन्नाटे को तोड़ने वाली वो गूंज थी जिसके लिए अभिनव ने अपना पूरा वजूद दांव पर लगा दिया था। ये आवाज, ये मुस्कान और ये खुलती हुई आंखें देखकर अभिनव के अंदर जज्बात का ऐसा भयंकर और अनियंत्रित विस्फोट उठा जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती थी। उसने रोकर कहा, तुम जाग गई, तुम वापस आ गई। अभिनव पागलों की तरह रोने लगा। उसे अपनी परवाह किए बिना ही अपने पेट और कंधे के दर्द को भूलकर अपना शरीर आगे किया और अपने दोनों कांपते हुए हाथों से अनन्या के चेहरे को अपने गालों से लगा लिया। वो किसी एक छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर सिसक सिसक कर रो रहा था। उसने रोकर कहा, मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें खो दिया, मुझे लगा कि तुम छोड़कर चली गई। थैंक यू भगवान, थैंक यू अनन्या, तुम लौट आई। अभिनव अनन्या के माथे को, उसके बालों को, उसके गालों को पागलों की तरह चूम रहा था। अनन्या की आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे। उसे बहुत ही कमजोर हाथों से अभिनव के गाल को छुआ और अनन्या ने हाँफ कर बहुत ही मीठी और दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हें कैसे छोड़कर जा सकती हूँ मेरे शेर। अभिनव की खुशी का अब कोई ठिकाना नहीं रहा। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा सीना फट जाएगा और उसका वो सारा खौफ, वो सारी रातें जो उसने काटी थी, वो सब कुछ एक झटके में किसी जादू की तरह गायब हो जाएगा। उसने चिल्लाकर कहा, डॉक्टर। अभिनव अचानक अपनी जगह से पीछे हटा और उसने अपनी पूरी प्रलयंकारी गगनभेदी खौफनाक लायन वाली आवाज में चीखना शुरू कर दिया। अपने बिस्तर से लगे इमरजेंसी कॉलिंग बटन को पागलों की तरह दबाने लगा। बर्जर 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 बजने लगा और अभिनव की वो खुशी से भरी दहाड़ आईसीयू के कांच के दरवाजे को चीर कर वीआईपी लाउंज में गूंजी। डॉक्टर अंदर आओ, कोई अंदर तो आओ। उसने आंखें खोल ली। मेरी अनन्या उठ गई, डॉक्टर को बुलाओ। बाहर लाउंज में बैठे लोगों के लिए आवाज किसी बम के फटने के जैसी थी। फरहान खान जो जमीन पर आंखों मूंदे बैठा था, वह झटके में ऐसे उछल कर खड़ा हो जैसे उसे कोई करंट लग गया हो। मुकेश गुप्ता के हाथ से कॉफी का कप जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। आंचल और अनिका पागलों की तरह उछल पड़ी। फरहान खान की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने मुस्कुरा कर कहा, क्या कहा छोटे मालिक ने। तब अनिका खुशी के मारे पागलों की तरह चीख कर कांच के दरवाजे की तरफ दौड़ी। उसने चिल्ला कर कहा, अनन्या जी उठ गई। अनन्या को होश आ गया। वहीं नर्सिंग स्टेशन पर बैठे सभी डॉक्टर और नर्सें घबरा कर आईसीयू की तरफ भागे। चीफ सर्जन भागता हुआ आया और उसने भाग कर कहा, क्या हुआ, इमरजेंसी है क्या। तब मुकेश गुप्ता रोते हुए हंसते हुए डॉक्टर के कंधे थपथपा कर बोला, इमरजेंसी नहीं डॉक्टर साहब, चमत्कार है। हमारी बेटी ने आंखें खोल ली। डॉक्टर ने तुरंत आईसीयू का स्लाइडिंग दरवाजा खोला और अपनी टीम के साथ अंदर दाखिल हुआ। उनके पीछे पीछे अनिका, आंचल कपूर, मुकेश गुप्ता और फरहान भी अंदर घुस गए। आज उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। कमरे के अंदर का नजारा देखकर सब लोग वहीं के वहीं जम गए। अनन्या की आंखें पूरी तरह से खुल गई थी। वो अभिनव की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। अभिनव उसका हाथ पकड़े हुए खुशी के मारे रो रहा था। उधर वो कांपती हुई आंचल कपूर अपने अनन्या के माथे को पागलों की तरह चूमना चाहती थी और उसने कहा, मेरी बच्ची, मेरी अनन्या, तेरी माँ के सारे गुनाह माफ हो गए, तुम वापस आ गई मेरी जान। वो फूट फूट कर रोने लगी। अनन्या ने अपने आंखों में अपनी माँ को देखा। अनन्या ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, माँ। डॉक्टर ने आगे बढ़कर बहुत ही सावधानी से अनन्या की आंखों में फ्लैशलाइट मारी। उसके मॉनिटर्स चेक करके कहा, चुप रहो, अभी किसी से बात मत करो बेटी। डॉक्टर के चेहरे पर एक ऐसी राहत भरी और मुकम्मल मुस्कान आ गई जो किसी महायुद्ध को जीतने के बाद आती है। उन्होंने अपना स्टेथोस्कोप नीचे की और अभिनव की तरफ देखा। डॉक्टर ने बहुत ही फक्र और सम्मान के साथ कहा, अभिनव सर, मेडिकल साइंस में हम इसे मिरेकल कहते हैं। शोक के बाद बाहर आने में लोग महीने लगा देते हैं, लेकिन आपकी पत्नी सिर्फ चौथे दिनों में इस कोमा से बाहर आ गई। उनके सभी वाइटल्स बहुत नॉर्मल और स्टेबल हैं। उनके दिमाग ने उस शोक को हरा दिया है। कमरे में खड़े हर एक इंसान की आंखों में आंसुओं की धारा फूट पड़ी। फरहान खान ने अपना चेहरा दीवार की तरफ घुमा लिया और दहाड़ दहाड़ कर रोने लगा। अभिनव की आंखों में भी आंसू गिर रहे थे। उसने डॉक्टर की तरफ हाथ जोड़ दिए और अभिनव ने कहा,
थैंक यू डॉक्टर। तभी डॉक्टर ने मुस्कुरा कर कहा, थैंक यू मत कहिए सर। उनका शरीर तो हमने जोड़ दिया था, लेकिन उनकी रूह को उस मौत की वादियों से खींच कर लाना, ये सिर्फ और सिर्फ उस इंसान का काम है जिसने पिछले 4 दिनों से उनके हाथ को एक पल भी नहीं छोड़ा। डॉक्टर ने अभिनव और अनन्या के उस जुड़े हुए हाथ की तरफ इशारा किया। अनन्या ने बहुत ही कमजोर लेकिन प्यारी सी नजर में अभिनव को देखा। अनन्या ने ऑक्सीजन मास्क के अंदर से पूछा, तुमने मेरा हाथ पकड़ कर रखा था? अभिनव ने अपने बालों को सहलाकर रोते हुए हंसकर कहा, मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं उस तख्त पर तुम्हारे बिना नहीं बैठूंगा। अब चाहे दुनिया खत्म हो जाती, मैं ये हाथ मरने के बाद ही छोड़ता। उसकी ये बात सुनकर अनन्या की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कमरे में एक ऐसा सुकून और एक ऐसी हंसी और एक ऐसा जज्बात फैल गया जिसे दुनिया की कोई भी दौलत खरीद नहीं सकती थी। 10 सालों का वो खूनी सफर, T1 का वो खौफ, वो साजिश, वो फार्म हाउस का कत्लेआम, आज सब कुछ एक कमरे की हंसी के आंगले धुंधला हो गया था। अब कोई डर नहीं था, कोई अंधेरा नहीं था। बाहर सूरज पूरी तरह से खिल गया था। दिल्ली का आसमान बिल्कुल साफ था। लायन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज और इस पूरे खानदान पर अब एक ऐसे सूरज की किरण पड़ी थी जिसे कोई ग्रहण नहीं लग सकता था। अभिनव और अनन्या ने एक दूसरे की आंखों में देखा। उन आंखों में अब सिर्फ उस खूबसूरत भविष्य का एक नया जीवन और एक अमर प्यार की दास्तान लिखी थी। अनन्या के होश में आने के बाद वो पूरी तरह से किसी जादुई सपने से कम नहीं था। अभिनव और अनन्या दोनों का शरीर उस भयंकर जंग में बुरी तरह टूट चुका था। अगले कुछ दिनों तक दोनों को आईसीयू में रखा गया और अभिनव, जिसका शरीर खून की कमी और फटे हुए घावों से कमजोर था, उसने एक पल के लिए भी आराम नहीं किया। वो खुद अपने हाथों से अनन्या को दवाई खिलाता, सूप पिलाता और रात को जब अनन्या अपनी जांग में दर्द महसूस करती तो अभिनव उसके सिरहाने बैठकर उसके बाल सहलाता। दिन ब दिन रिकवरी होने लगी। 10 दिन बाद आज दोनों को आईसीयू से निकलकर हॉस्पिटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में शिफ्ट कर दिया गया। अब वो दोनों अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। हॉस्पिटल के उस लंबे और शांत कॉरिडोर में हर सुबह रोज एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता। अभिनव, जिसने कभी दुश्मनों के सीने में अपने पोलादी बूट रखे थे, आज वो बहुत ही नरमी से अनन्या की कमर को सहारा दे रहा था। अभिनव ने बहुत ही प्यार से कहा, मेरी शेरनी, आराम से, बस एक कदम और। अनन्या ने उसके कंधे पर सिर रखकर मुस्कुरा कर कहा, मैं थक गई हूं अभिनव, मुझे गोद में उठा लो। अभिनव हंस पड़ता और अपने टूटे हुए पसलियों की परवाह किए अनन्या को अपनी बाहों में उठा लेता और उसे वापस बिस्तर तक लेकर जाता। 20 दिन पलक झपकाए ही बीत गए। इन 20 दिनों में मेडिकल साइंस और अभिनव के उस असीम प्यार ने अपना पूरा असर दिखाया था। अभिनव के पेट के टांके सूख चुके थे और उसका शरीर दोबारा से फौलादी रूप ले रहा था। अनन्या की जांघ का घाव भी भर चुका था और उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाना था। हॉस्पिटल के बाहर द अनब्रोकन की पूरी फौज खड़ी थी। फरहान, चांद, मुनीका और मुकेश गुप्ता ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। कपूर मेंशन पहुंचने पर आंचल कपूर ने दोनों की आरती उतारी। आंचल कपूर ने रोकर दोनों के माथे चूमे और कहा, मेरे बच्चों के घर में फिर से खुशी लौट आई है। हॉस्पिटल के आने के बाद उनकी जिंदगी खूबसूरत, शांत और सुरक्षित रास्ते पर चल पड़ी। इन 2 महीनों में बहुत कुछ बदल गया था। अभिनव ने अंडरवर्ल्ड की उस काली दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। उसने अपने सारे हथियार डाल दिए। द अनब्रोकन की वो फौज अब कोई गुंडों की टोली नहीं, बल्कि वो लायन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की एक लीगल और हाई टेक सिक्योरिटी एजेंसी बन चुकी थी। फरहान खान अब चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बन चुका था और सूट पहनकर ऑफिस जाता था। मुकेश गुप्ता और अभिनव ने मिलकर प्रोजेक्ट संजीवनी को पूरी दुनिया में लॉन्च कर दिया। इस दवा ने लाखों लोगों की जान बचाई। इसके चलते अभिनव को दुनिया के सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट का अवार्ड भी मिला। कपूर मेंशन में अब कोई खौफ नहीं था, कोई साजिश नहीं थी। अभिनव और अनन्या का रिश्ता इन 2 महीनों में इतना गहरा और अटूट हो गया कि जितना शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। वो दोनों एक दूसरे से प्यार में पूरी तरह मगन थे। सुबह साथ उठना, ऑफिस जाना और शाम को लौटकर एक साथ घर आना। अभिनव अब इस खौफनाक डॉन से पूरी तरह से एक परफेक्ट हस्बैंड बन चुका था। सब कुछ बहुत ही बेहतरीन चल रहा था। 2 महीने बीत चुके थे। सर्दियां खत्म हो रही थी और दिल्ली में वसंत आ रहा था। एक सुबह अभिनव डाइनिंग टेबल पर बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। फरहान खान और मुकेश गुप्ता भी वहीं ऑफिस में बैठे कोई फाइल पर डिस्कस कर रहे थे।
तभी अनन्या सीढ़ियों से आई और उसकी एक अजीब सी थकावट लग रही थी। अभिनव ने तुरंत न्यूज़पेपर किनारे रखा और उठकर अनन्या के पास गया और उसने पूछा, क्या हुआ मेरी जान? तुम्हें क्या लग रहा है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं क्या? अनन्या ने सिर पकड़कर कहा, पता नहीं अभिनव, मुझे सुबह से बहुत अजीब लग रहा है। मुझे चक्कर आ रहे हैं और उल्टियां जैसा महसूस हो रहा है। इतना कहते ही अनन्या को अचानक एक चक्कर आया और वो जमीन पर गिरने ही वाली थी। अभिनव ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। तभी आंचल कपूर भाग कर आई और उन्होंने कहा, मेरी बच्ची को क्या हुआ? तभी अभिनव ने चिल्लाकर अनन्या को गोद में उठाया, डॉक्टर को कॉल करो फरहान अभी, और उसे बेडरूम की तरफ ले गया। पूरे घर में एक पल घबराहट फैल गई। अभिनव का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे लगा कि कहीं उस पुरानी चोट का कोई इन्फेक्शन तो नहीं उभर आया। महज 15 मिनट में कपूर खानदान का फैमिली डॉक्टर वहां आया। डॉक्टर ने बेडरूम का दरवाजा बंद कर दिया। अभिनव, आंचल कपूर, मुकेश, फरहान हॉल में बेचैनी से टहल रहे थे। अभिनव के माथे पर पसीना आ गया। तभी फरहान ने उसको तसल्ली देकर कहा, कुछ नहीं होगा लायन, अनन्या मैडम बिल्कुल ठीक है। इसके आधे घंटे बाद बेडरूम का दरवाजा खुला। डॉक्टर के चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी, चौड़ी और मुकम्मल मुस्कान थी। उसको देखते ही अभिनव भाग कर आया और उसने पूछा, डॉक्टर, मेरी पत्नी कैसी है? उसे क्या हुआ? डॉक्टर ने मुस्कुराकर अभिनव के कंधे पर हाथ रखा। डॉक्टर ने खुशी से कहा, अभिनव सर, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। अनन्या जी बिल्कुल ठीक है, बल्कि वो तो पहले से भी ज्यादा खुशकिस्मत हैं। अभिनव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने पूछा, मतलब? डॉक्टर ने कहा, बधाई हो अभिनव सर, आप पिता बनने वाले हैं। अनन्या जी प्रेग्नेंट है और आपके घर में एक नया मेहमान आने वाला है। ये शब्द नहीं थे, ये अभिनव के कानों में बजने वाली दुनिया की सबसे मीठी, सबसे खूबसूरत और सबसे रूहानी सिम्फनी थी। उसने चौंक कर पूछा, क्या? अभिनव ने तभी फिसफुसा कर कहा, पिता। दुनिया का वो इंसान जिसने 15 साल तक सिर्फ लोगों की मौत देखी, और वो एक नई जिंदगी, एक नई जान का रचयिता बनना जा रहा था। आंचल कपूर खुशी के मारे पागलों की तरह चीख पड़ी। उसने अपना दोनों हाथ हवा में उठाए और कहा, हे मेरे भगवान, मैं नानी बनने वाली हूँ। मेरी जिद पूरी हो गई, मैं नानी बनने वाली हूँ। फरहान खान की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, या अल्लाह, आज मैं पूरे शहर में मिठाई बांट दूंगा। लेकिन अभिनव को आसपास की किसी आवाज का कोई होश नहीं था। वो भागकर बेडरूम में गया और उसने खुशी के आंसू थे। वो अपने साथ में लेटी हुई अनन्या के पेट पर हाथ रखकर बहुत ही शर्म और मुस्कान के साथ अभिनव को देख रही थी। अभिनव धीरे धीरे चलकर उसके पास आया और वो जमीन पर अनन्या के घुटनों के पास बैठ गया। उसने मुस्कुरा कर कहा, अनन्या, क्या ये सच है? अनन्या ने रोकर हंसकर कहा, हाँ अभिनव, हम माता पिता बनने वाले हैं। अभिनव ने अपना सिर अनन्या की गोद में रखा। अभिनव ने रोकर कहा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत पाप किए अनन्या। मैंने बहुत खून बहाया। मुझे लगा कि ये भगवान मुझे कभी एक खुशी नहीं देगा, लेकिन तुमने तुमने मुझे दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा दिया है। तभी अनन्या ने कहा, तुम एक रक्षक हो अभिनव। तुमने हमेशा दूसरों की जान बचाई और मुझे पता है तुम दुनिया के सबसे बेहतरीन पापा बनोगे। अभिनव ने अनन्या को अपनी बाहों में कसकर दबा लिया। उस दिन से अभिनव गुप्ता पूरी तरह से बदल गया। अगले 9 महीने कपूर मेंशन के लिए एक ऐसे कॉमिक, रोमानी, बेइंतहा प्यार से भरे सफर में बदल गई। वो अब एक और प्रोडक्टिव, पागलों की तरह प्यार करने वाला पति भी बन चुका था। इन 3 महीनों में अभिनव ने ऑफिस जाना बिल्कुल बंद कर दिया। उसने अपना पूरा बोर्ड रूम घर पर ही एक कमरे में शिफ्ट कर लिया। और अनन्या रात 2 बजे कहती कि उसे पुरानी दिल्ली की चाट खानी है, तो अभिनव उसी वक्त गाड़ी निकालता और पूरी दिल्ली छान मारता। मैंने मुंह बनाकर कहा, मुझे सूप नहीं पीना, इसमें बदबू आ रही है। अभिनव तुरंत वो बाउल हटा देता। दुनिया के उस सबसे बेहतरीन शेफ को बुलाकर कुछ और बनवाता। चौथे और 5वें महीने में जब अनन्या का बेबी बम्प दिखना शुरू हुआ तो अभिनव की खुशी पागलपन की हदों को पार कर गई। अभिनव एक दिन आधी रात को खुशी से चीख कर उठ कर बोला, उसने किक मारी अनन्या, उसने किक मारी। अनन्या ने हंसते हुए उसे शांत करके कहा, अभिनव अभी वो बहुत छोटा है, वो किक नहीं मार सकता, मुझे सिर्फ गैस हुई है। इस बीच फरहान अपनी अलग ही दुनिया में था और उसने भी अपने बच्चे के लिए बुलेट प्रूफ प्रेम और सोने की छोटी सी AK-47 का लॉकेट बनवा लिया। अनिका ने एक दिन उसे डांट कर कहा, पागल हो गई हो आप फरहान, बच्चा आ रहा है, कोई टेररिस्ट नहीं, ये बुलेट प्रूफ गाड़ियां और बंदूकें क्या हैं? तभी फरहान ने बड़ा सीरियस होकर कहा, तुम नहीं समझोगी अनिका, ये हमारे लाइन का वारिस है।
ये पैदा होते ही दहाड़ेगा और इसकी सुरक्षा मैं अभी से करूंगा। जैसे जैसे 9वां महीना करीब आ रहा था, अभिनव का डर बढ़ता जा रहा था। उसने पूरे घर को हॉस्पिटल की तरह सैनिटाइज करवा दिया था। सीढ़ियों पर चढ़ने को अनन्या को मना कर दिया गया। अभिनव उसे गोद में उठाकर ऊपर नीचे लेकर आता। आंचल कपूर पूरे घर में एक बहुत बड़ा और शानदार बेबी शावर का फंक्शन रखा। उस दिन अनन्या ने लाल रंग का एक बहुत ही खूबसूरत लहंगा पहना था। वो एक अप्सरा जैसी लग रही थी। अभिनव ने पूरे मेहमानों के सामने घुटने के बल बैठकर अनन्या को एक डायमंड की अंगूठी पहनाई और उसे बेबी बम्प को चूमा। ये 9 महीने अभिनव के लिए किसी तपस्या की तरह थे। उसने एक पति के रूप में, एक होने वाले पिता के रूप में वो सारा प्यार, वो सारी केयर, वो सारा समर्पण अनन्या पर न्यौछावर कर दिया जिसकी मिसालें दी जा सकती थी। और फिर वो दिन आ गया। बेडरूम में अनन्या को एक बहुत तेज और दर्द भरी चीख गूंजी। उसने चिल्ला कर कहा, ओह अभिनव। अभिनव एक झटके में नींद से उठा। उसने देखा कि अनन्या दर्द से तड़प रही है। तभी उसने उसे घबरा कर कहा, मैं हूं तुम्हारे पास, चिंता मत करो। उसने तुरंत फरहान को आवाज दी। पूरा घर एक पल में जाग गया। महज 5 मिनट के अंदर आर्म्ड गाड़ियों का काफिला कपूर मैंशन से निकला और सायरन बजाकर अपोलो हॉस्पिटल की तरफ निकल गया। हॉस्पिटल में पहले से ही शहर के टॉप गायनोलॉजिस्ट की टीम तैयार खड़ी थी। वो घबराहट में वैसे ही थी जैसे 15 साल पहले अपनी माँ की मौत के वक्त उसे लग रहा था। अभिनव ने चिल्ला कर कहा, मुकेश चाचा, उसे दर्द हो रहा है, वो चीख रही है। मुकेश गुप्ता ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, शांत हो जा अभिनव, ये दुनिया का सबसे खूबसूरत दर्द है। एक नई जिंदगी दुनिया में आ रही है। आंचल कपूर मंदिर के आगे हाथ जोड़े खड़ी थी। अनिका अपने नाखून चबा रही थी। लेबर रूम के अंदर से अनन्या के रोने और दर्द से कराहने की आवाजें आ रही थी जो अभिनव के दिल को चीर रही थी। और वो कई बार दरवाजे के पास गया लेकिन नर्सों ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। ये जद्दोजहद पूरे 4 घंटे तक चली और जब आसमान में सूरज की पहली किरण फूटी, लेबर रूम के अंदर से वाह 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 और एक तीखी मासूम, दुनिया की सबसे खूबसूरत एक नवजात बच्चे के रोने की गूंज उठ गई और बाहर खड़े सभी लोग एक ही जगह पर जम गए। तभी फरहान खान जमीन पर सजदे में गिर पड़ा। कुछ ही सेकंड बाद लेबर रूम का दरवाजा खुला। एक सीनियर महिला डॉक्टर बाहर आई और उसके चेहरे पर एक बहुत ही असीम, ममता भरी मुस्कान थी। उन्होंने अपने हाथों के ग्लव्स उतारे, अभिनव की तरफ देखकर कहा, बधाई हो अभिनव सर, आपके घर साक्षात लक्ष्मी आई है। एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी बेटी हुई है। उसकी ये बात सुनकर अभिनव ने धीरे से कहा, बेटी? अभिनव की आंखों में आंसुओं का एक सैलाब फूट पड़ा। उसने रोक नहीं पाया और उसने रोकर पूछा, मेरी शेरनी कैसी है डॉक्टर? आगे से डॉक्टर ने मुस्कुरा कर कहा, अनन्या जी बिल्कुल ठीक है, वो बस बहुत थक गई हैं, आप अंदर जा सकते हैं। अभिनव भागकर लेबर रूम के अंदर गया। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ, बुरी तरह से थकी हुई थी। वो मुकम्मल माँ की मुस्कान थी और उसने अपनी छाती से चिपकी हुई एक बहुत ही छोटी सी गुलाबी रंग के तौलिए में लिपटे एक नन्ही सी जान थी। वो छोटी सी बच्ची अपनी आंखें बंद किए छोटे छोटे से गुलाबी होठों को हिला रही थी। अभिनव धीरे से कांपते हुए कदमों से चलकर बिस्तर के पास पहुंचा। उसे लग रहा था कि अगर वो सांस भी लेगा तो ये जादुई पल टूट जाएगा। अनन्या के साथ अभिनव ने माथे को चूम कर उससे कहा, अनन्या, तुमने तुमने मुझे दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा दिया। अनन्या ने मुस्कुराते हुए उस नन्ही सी जान को अभिनव की तरफ बढ़ाया और अनन्या ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, अपने पापा के पास आओ मेरी परी। उस बच्ची को वो छोटे से छोटे भूरी और चमकदार आंखें उसने खोली तो अपने पिता के चेहरे की तरफ देखा। उस बच्ची ने अपनी एक बहुत ही छोटी सी गुलाबी उंगली बाहर निकाली और उसने अभिनव को उंगली को पकड़ लिया। स्पर्श, ये इस तरह के छोटे से स्पर्श ने अभिनव के अंदर के उस खौफनाक लायन को, उस अंडरवर्ल्ड के भगवान को, उस मौत के सौदागर को हमेशा हमेशा के लिए मार दिया। वहां सिर्फ और सिर्फ एक पिता खड़ा था। अभिनव फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपने इस बच्चे को माथे पर एक बहुत ही लंबा और गहरा चुंबन किया। पीछे से आंचल कपूर, अनेका, मुकेश गुप्ता और फरहान भी अंदर आ गए। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। तभी आंचल कपूर ने अपनी नातिन की नजर उतारी। फरहान ने खुशी के आंसू पोंछ कर कहा, नहीं मालकिन जी, इसकी आंखों में जो गुस्सा है ना, वो बिल्कुल हमारे छोटे मालिक जैसा है। ईदान ब्रोकन की अगली शहजादी है। अभिनव ने मुस्कुराकर अनन्या की तरफ देखा। अभिनव ने पूछा, हमने इसका नाम क्या सोचा था? अनन्या ने कहा, रोशनी है ये, हया हमारे सारे अंधेरे मिटा रही है। अभिनव ने उस नन्ही परी को अपने सीने से लगा लिया और अभिनव ने बहुत ही फक्र और प्यार के साथ अपनी बेटे का नाम रखकर कहा,
तो अब इसका नाम होगा आयशा। उसकी ये बात सुनते ही सबने खुशी से उस नाम को दोहरा कर कहा, आयशा। समय अपनी रफ्तार से गुजरता गया। कुछ महीनों बाद कपूर मेंशन के उस विशाल और गहरे हरे भरे गार्डन में एक बहुत ही खूबसूरत नजारा था। गार्डन में एक बहुत बड़ा झूला लगा था और झूले पर अनन्या बैठी हुई थी। उसने एक बहुत ही खूबसूरत सफेद रंग की ड्रेस पहनी थी। उसके चेहरे पर वो पुरानी चुलबुलाहट और एक माँ का सुकून साफ नजर आ रहा था। उसके ठीक सामने जमीन पर हरी घास पर दुनिया का सबसे खौफनाक और खतरनाक ताकतवर इंसान लायन घुटनों पर बैठा हुआ था। वो अपने सामने घुटनों पर चलती हुई अपनी 6 महीने की नन्ही परी आयशा को अपनी तरफ बुला रहा था। आयशा अपनी छोटी छोटी टांगों से रेंगती हुई अभिनव की तरफ आ रही थी और अपनी वो मीठी सी खिसियाती हुई हंसी हंस रही थी। दूर खड़े फरहान खान, चांद अंसारी और मुकेश गुप्ता इस नज़ारे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। आयशा रेंगते अभिनव के पास पहुंचे और अपने छोटे छोटे हाथों से अभिनव की गर्दन में डाल दिए। अभिनव ने उसे हवा में उठा लिया और उसे पागलों की तरह चूमने लगा। अनन्या झूले से उठी और वो चलकर अभिनव के पास आई। अभिनव ने एक हाथ में अपनी बेटी को पकड़ा और दूसरे हाथ में अपनी शेरनी की कमर को अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसने आसमान की तरफ देखा। 10 सालों का वो खूनी सफर, वो माँ बाप की मौत का इंतकाम, वो अंडरवर्ल्ड की सल्तनत, वो संजीवनी की जंग, वो टी1 का खौफ और सब कुछ आज इस एक पल के आगे फीका पड़ चुका था। लायन ने अपनी बादशाहत नहीं छोड़ी, बल्कि उसने एक ऐसी नई सल्तनत बसा ली जहां कोई खून नहीं, कोई बारूद नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ वसीम प्यार, सुकून और खुशियों का राज था। अनन्या ने अभिनव के गाल को चूमकर फुसफुसा कर कहा, आई लव यू अभिनव। अभिनव ने मुस्कुराकर अपनी बेटी और अपनी पत्नी को सीने लगाकर कहा, आई लव यू मोर मेरी जान। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी है? आज सभी दोस्त कमेंट करके बताएंगे कि पूरी कहानी आपको कैसी लगी, और अगली कहानी हमारी कल से शुरू हो जाएगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करते रहें।